जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का ये लेक्चर हम लोग आईटीएफ का लेक्चर नंबर 2 होगा ये हमारा। कल के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने आईटीएफ का जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि फंक्शन के लिए है, फंक्शन का जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग सीखे थे जो कि आईटीएफ में यूजुअल है, उसको देखे थे। और फंक्शन के दो टाइप्स, एक वन फंक्शन और एक ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़े थे और आपको बताया था कि इस दोनों का यूज हमारे आईटीएफ में है, वन का और ऑन टू का भी। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास होगा उससे आगे हम लोग लेने वाले हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा आईटीएफ का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, और दूसरी बात डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ आईटीएफ फंक्शन का डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दिखाते हैं कि जो कल आपको बोले थे कि जब तक फंक्शन वन ऑन टू नहीं होगा तब तक उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको दिखाना चाहूँ। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर वन एंड ऑन टू होगा तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात आप ये भी जानते हैं, नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा, पहले यही लिखा दे रहे हैं नोट करके, क्या if f such that a to b is a function, then f inverse b to a is the inverse function। ठीक है, और दूसरी बात, फंक्शन का जो डोमेन और रेंज निकालना कल सिखाए थे कि फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे देखते हैं। डोमेन जो हमारा था फर्स्ट सेट का होता है, रेंज जो होता है वो सेकेंड सेट का वो एलिमेंट जिसका प्री इमेज अवेलेबल होता है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ यानी डोम ऑफ फंक्शन का जो होता है वो बराबर हो जाता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स का। फंक्शन का जो डोमेन होगा वही रेंज हमारा होगा उसके इनवर्स फंक्शन का, और रेंज जो हो जाएगा ये हम आपको दिखाएंगे जब डायग्राम दिखाएंगे आपको तब। और रेंज ऑफ एफ जो होगा वो किसके बराबर? डोमेन ऑफ फंक्शन के बराबर। क्लियर है? आपको भी पता है कल के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग देखे थे कि फंक्शन होने के लिए कितने कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। फंक्शन होने के लिए जो रिलेशन होता है उसमें सबसे पहले बात कि अगर फंक्शन एफ ए टू बी है तो सेट ए में का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। ठीक है, बी का एक एलिमेंट इसके दो से हो सकता है अटैच, लेकिन एक का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, यानी यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वो अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब आपको एग्जांपल हम दिखाना चाहेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें इधर एलिमेंट 1 2 3 है और इधर एलिमेंट ए बी और सी है। इस फंक्शन का नाम हम मान लीजिए एफ ए टू बी, इस फंक्शन का नाम हम f1 दे रहे हैं। ठीक है, f1 दे दिए। ए का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन बी से है और 3 का भी रिलेशन बी से। क्लियर है? ये फंक्शन है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात ध्यान लीजिए, ये फंक्शन आपका वन ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन आपका क्या है? ना वन है और ना ही ऑन टू है। ये आपका कैसा फंक्शन है? मेनी वन, क्योंकि देखिए इस दोनों का रिलेशन इसके साथ है, और ऑन टू नहीं है, इन टू फंक्शन है। तो हम ये दिखाएंगे कि इसका जब इन्वर्स जो निकलेगा वो इन्वर्स क्या निकलेगा, इस तरीके से इन्वर्स क्या होगा इसका इधर हो जाएगा। जैसे ये इसमें ए टू बी है, इधर वाला सेट ए है, इधर वाला सेट बी है, इधर भी सेट ए और इधर भी सेट क्या हो जाएगा बी, तो ये F1 इन्वर्स कहलाएगा। तो ये रिलेशन क्या है? 1 2 3 ए बी सी। इसमें जो 1 का रिलेशन ए से है तो इसमें ए का रिलेशन किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। बी का रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। और बी का रिलेशन किससे हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। आप ही डिसाइड करो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है। अब देखिए इधर के लिए इधर खाली नहीं रहना चाहिए, अब इन्वर्स में इधर वाला खाली नहीं रहना चाहिए। ये एरो का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो आपके पास ये क्या है? एफ इनवर्स सच डैट बी टू ए है, और ये आपका क्या है? एफ सच डैट ए टू बी है। मतलब पहला वाला डोमेन और दूसरा वाला को डोमेन या रेंज का काम करता है। इसमें क्या है? पहला वाला डोमेन और इधर वाला ये रेंज का काम करता है। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन है क्या? नहीं है, ठीक ना। ये आपका
इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल आपके सामने अगर लेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आपके सामने ले रहे हैं, जिसमें देखिए 1 1 on 2 अगर हम बना देते हैं फंक्शन को, तब उसका इन्वर्स अगर डिफाइन करते हैं तो इन्वर्स फंक्शन रहता है कि नहीं रहता है। सेम इश्यू को हम क्या कर लेंगे, देखिए 1 1 और on 2, 1 1 on 2, ये आपका ए है और ये आपका बी है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 ए बी एंड सी है। एक का रिलेशन एक के साथ लगा दीजिए और दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ। ये आपका फंक्शन है और 1 1 on 2 भी है। ये आपका मान लीजिए कि इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं f2। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स निकलेगा, इसका इन्वर्स निकलेगा, वो इन्वर्स कैसा निकलेगा, देखिए जरा सा, इसका इन्वर्स निकलेगा इस तरीके से। ये क्या आपका, ये आपका a है और ये आपका b है। इधर 1 2 3 a b c, इसका इसके साथ रिलेशन हो जाएगा, 2 का इसके साथ हो जाएगा, 3 का इसके साथ हो जाएगा, और ये इधर से हो जाएगा f2 इनवर्स। अब देखिए जरा सा, ये 1 1 on 2 है और ये भी आपका फंक्शन है कि नहीं, एक का एक ही के साथ रिलेशन है ना, इधर का पूरा कोई भी खाली भी नहीं है और एक का एक ही के साथ रिलेशन है, और ये भी 1 1 on 2 है। तो अगर फंक्शन 1 1 on 2 होता है तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर है। तो अब जैसे कि हम अभी तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो इन्वर्स का था, अभी तक जो भी लफड़ा था, इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके लिए कल जो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लेकर के आया था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकल सकता, केवल उसी फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है जो 1 1 के साथ साथ on 2 भी हो। 1 1 तो होगा ही, उसके साथ साथ on 2 भी होना चाहिए। ये बात अभी क्लियर हो गया। देखिए ये फंक्शन 1 1 on 2 नहीं था, कल का क्लास अगर आपने किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। ये 1 1 on 2 नहीं था तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया ही नहीं। इन्वर्स तो हम करने के लिए जबरदस्ती कर दिया, लेकिन ये फंक्शन ही नहीं था, इसका इन्वर्स नाम देने से क्या फायदा। ये हमारा 1 1 on 2 था तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया है और इन्वर्स भी 1 1 on 2 बना है। ठीक है, आपको किसी भी फंक्शन को अगर 1 1 on 2 चेक करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, चाहे क्या है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो यही काम कीजिएगा, चेक कीजिए कि 1 1 on 2 है कि नहीं। अगर 1 1 on 2 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए हम आपके सामने क्वेश्चन दे रहे हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री पर थोड़ा सा चलते हैं कि साइन जो है फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारा 1 1 फंक्शन है कि नहीं, चाहे on 2 फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको ऐसा डायग्राम चाहिए। ठीक है, नहीं तो ग्राफिकली भी चेक होता है, हम आपको बताएंगे थोड़ा देर में, चिंता मत कीजिए। जैसे कि हमने कहा कि चेक, क्वेश्चन मान लीजिए हम कह दिए चेक y बराबर साइन x इज बाइजेक्टिव और नॉट। ठीक है, बाइजेक्टिव और नॉट मतलब हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि साइन x जो है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, यानी 1 1 on 2 है कि नहीं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो फंक्शन है आपका क्या है, साइन x, यानी y बराबर लिखे चाहे f x बराबर, आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है f x बराबर साइन x। अब देखिए इसमें डोमेन और रेंज जो होगा पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हैं हम लोग, R टू R डिफाइन होता है, जैसे इसमें सेट A टू सेट B रहता है ना, उसी तरीके से इसमें R टू R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में। लेकिन आपको ये पता है कि ग्राफिकली हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए अब इसके लिए हम लोग इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, 11th के सेट थ्योरी में आप लोग को बताए होंगे। देखिए इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इधर का नाम कुछ सेट दे दीजिए, इधर का नाम कुछ दूसरा सेट दे दीजिएगा, इस यहाँ पर लिख दिया कि एफ एक्स बराबर क्या आपके पास साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मतलब एंगल आएगा, इस एक्स के ऊपर कोई एंगल ही ना आएगा। हम लोग ऐसा एंगल लेते हैं जिसका वैल्यू हम जानते हैं। ठीक ना, जबरदस्ती का 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री लेने से क्या फायदा, दिखाई नहीं देगा। चलिए तो हम वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम जानते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू जानते हैं तो 0 डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री का जानते हैं तो 90 डिग्री का ले लेंगे, 180 डिग्री का जानते हैं तो 180 ले लेंगे, 360 का जानते हैं तो 360 का ले लेंगे, 60 का जानते हैं तो π/6 ले लेंगे, 30 का जानते हैं π/3 ले लेंगे, 60 30 30 60। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आप क्या जानते हैं, साइन का 0 भी होता है वैल्यू, -1 भी होता है, 1 भी होता है, √3/2 भी होता है, 1/2 भी होता है। यही सब ना होता है, इसके अलावा और कुछ होता है। अब बस देख लीजिए, अगर ऐसा आपको मिल जाए, ऐसा कि एक का एक ही के साथ रिलेशन हो, इधर वाला सेट और इधर वाला सेट में एक ही के साथ रिलेशन हो, तो हम कह देंगे कि वो बाइजेक्टिव है। अगर नहीं है तो कहेंगे कि बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो पहले देखते हैं, एक्स का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0,
90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1 पर आ गया। साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 ही होता है। साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 360 का वैल्यू कितना होता है 0 ही होता है। साइन कितना है ये 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है साइन 30 का वैल्यू 1/2। और साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। आप ही बताओ कि आपको देखने से ये 1 लग रहा है, ये 1 आपको लग रहा है नहीं। ये ऑन टू भी नहीं है क्योंकि -1 इसमें छूट गया ना। चलिए तो हम कहेंगे इट इज नॉट, चाहे ऐसे लिख लीजिए y बराबर साइन x इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये लाइन लिखने के बाद आपके अंदर मन में खलबली पैदा हो गया होगा कि सर ये क्या बात कह दी है कि साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेगा क्या? साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक इसी सब का नहीं इन्वर्स पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ठीक है। तो भाई साहब चिंता मत कीजिए, बस 2 मिनट रुकिए, आपको मैजिक दिखने वाला है। इन्वर्टिबल ये फंक्शन नहीं है। y बराबर साइन x सीधा अगर कह दे इसमें इन्वर्टिबल, तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, कुछ बाउंडेड एरिया दे दे कि इतना से इतना के बीच में, तो अगर उतना के बीच में वो 1 फंक्शन बनता है या ऑन टू फंक्शन बनता है तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन पूरा रियल नंबर टू रियल नंबर ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। अगर कोई आपसे सीधा बोले क्या साइन जो है f(x) बराबर साइन x इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो आंसर नो, f(x) बराबर साइन x इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। क्लियर? तो कब नहीं इन्वर्टिबल फंक्शन होगा? जब ये रियल नंबर टू रियल नंबर इसका डोमिनो रेंज दिया रहेगा तब। लेकिन अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि यहाँ से यहाँ के बीच में ये 1 है कि नहीं या फिर ऑन टू है कि नहीं, अगर वहाँ पर वो 1 और ऑन टू उतना के बीच में हो जाता है तो कहेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में ये 1 ऑन टू है और इतना बीच में ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग 100% श्योर हो गए इसमें, बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये तो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर डायग्राम बना करके आप देखते थे कि 1 ऑन टू है कि नहीं। आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। ग्राफ के आधार पर हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन 1 है या नहीं। ऑन टू तो लगभग होता ही है, 99% फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन टू ही रहता है, ठीक है। उसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पर मतलब जितना रेंज दिया रहा है -1 से 1 के बीच में। तो अगर 1 चेक कर लेते तो हम लोग इस बात के लिए कंफर्म हो जाएंगे कि उसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। किसी भी फंक्शन को अगर 1 आपको चेकआउट करना है बाय यूजिंग द ग्राफ, तो सबसे पहले उस फंक्शन का ग्राफ खींचिए और कहीं से भी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए। x एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हैं और अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा, केवल और केवल एक पॉइंट पे, तो वो फंक्शन हमारा 1 कहलाएगा। अगर मोर देन 1 पॉइंट पर कट करे, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे, तो वो फंक्शन हमारा मेनी 1 फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूँ, नोट करके आप इसको चिपका लीजिएगा अपने कॉपी में। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, जब ग्राफ पर आएंगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा ये। फॉर चेकिंग द फंक्शन, we draw a parallel line, to x-axis. We draw a parallel line to x-axis if the line cut the graph at only one point, then the function is 1 then the function is 1 कहाँ से? यहाँ से। इसको क्या कहते हैं, 2 पॉइंट पे लिखा देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 1 है। सेकेंड नंबर पॉइंट में if the line cut the graph more than
more than 1 point, then the function is many one. क्लियर है? आपको चेकआउट करके दिखा दे रहे हैं ग्राफ के आधार पर। जैसे कि हम साइन का ग्राफ, आप साइन में तो आप जान गए कि ये 1 1 नहीं है। देख लीजिए जरा सा एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में y बराबर अगर साइन x है, इसका ग्राफ आप क्या जानते हैं? y बराबर साइन x का ग्राफ क्लास 11th में आप लोग पढ़े होइएगा। y बराबर साइन x का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा होता है 0, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर मैक्सिमम आपका 1 आता है, मिनिमम आपका कितना होता है -1, और यहाँ पर आपका क्या आया 2 पाई, ठीक है। यहाँ पर पाई, यहाँ पर आपका आ गया माइनस पाई, इधर आएगा तो -2 पाई। आप इंडिविजुअली एक डॉटेड लाइन कहीं भी ड्रॉ कीजिए। देखिए जरा सा चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, कहीं भी एक डॉटेड लाइन से एक खींचिए। जैसे कि मान लें कि हम यहाँ से इसे खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे एक लाइन खींच लिए, तो क्या एक ही पॉइंट पे कट किया? अगर आपको देखो एक पॉइंट यहाँ पे कट किया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कट किया है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कट किया, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? क्या साइन x हमारा 1 1 फंक्शन है? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम कहेंगे इसलिए इट इज नॉट 1 1, ठीक है। इट इज क्या 1 1 की मेनी 1? इट इज मेनी 1। कोई दिक्कत है? किसी को भी 1% दिक्कत है कि 1 1 ऑन टू 1 1 या मेनी 1 चेक करने में क्या दिक्कत है? ग्राफ के पैरेलल एक लाइन काटे, यहाँ पर क्या वो पॉइंट काटा 1 2 3 पॉइंट पे, इसलिए हमारा ये 1 1 फंक्शन होकर के क्या हमारा मेनी 1 फंक्शन है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। अब ग्राफ की बात आती है कि हम लोग इनवर्स अगर ये है तो दूसरी बात आपको ये क्लियर करना है कि अगर जब तक ये 1 1 से मेनी 1 नहीं बनेगा तब तक इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा? निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो अब इसको हम 1 1 बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे 1 1 बनाते हैं, आपका सपोर्ट यहाँ पर जरूरी है। अगर पलक झपके तो फिर गए। देखिए जरा सा, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप से होता है 0 पाई 2 पाई एक्स वाई डैश माइनस पाई और सब चीज़, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर आपका हो जाएगा -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। यहाँ पर इसके सामने सामने होना चाहिए। वन और ये आपका -1। क्लियर है? अब आप सोचिए इस ग्राफ को, इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है? ये आपका होता है π/2 होता है। यहाँ पर इसके बीचों बीच में क्या होता है? -π/2 होता है। यहाँ पर ये आपका 3π/2 होता है। और इधर जैसे कि अगर इधर आता तो ये इधर आता -3π/2, ठीक है। इस तरीके से आगे बीच वाला पार्ट 0 से π के बीच में π/2 ही ना आएगा। अब आप इस ग्राफ को अगर कट करते हैं, इस ग्राफ को अगर कट करते हैं कहीं से भी किसी पॉइंट से अगर कट कीजिए, आप सोचिए कि मैक्सिमम आप कितना पार्ट काट करके इसको 1 1 रख सकते हैं, ठीक ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखिए अगर इस ग्राफ को हम इतना दूर तक काट ले, एकदम बीचों बीच में पॉइंट पे π/2 पर इतना दूर तक काट लेते तो ये 1 1 होता, क्योंकि ये को कहीं भी लाइन खींचेंगे ना तो 1 1 ही बनेगा, बनेगा नहीं। क्लियर है? अगर इसको इधर थोड़ा सा और भी बढ़ा दे, इधर भी बढ़ा दे, तो यहाँ तक अगर पॉइंट ले तो भी ये 1 1। देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीचों बीच में, मतलब -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में ये फंक्शन 1 1 है। इतना ग्राफ अगर हटा दिया जाए और इस ग्राफ पर तब अगर एगो लाइन खींचेगा तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्या कट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कट कर सकता है। तो इसलिए हमारा फंक्शन कहाँ पर हो जाएगा? -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में 1 1 हो जाएगा। तो आपका सवाल होगा क्या सर -π/2 से π/2 के बीच में ही सिर्फ 1 1 होगा? नहीं, और में भी होगा। देखिए जैसे कि अगर ये +π/2 है और यहाँ पर 3π/2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ भी काट लेंगे, यहाँ से लेकर अगर यहाँ भी काट लेंगे तो भी ये फंक्शन हमारा 1 1। यहाँ से लेकर के यहाँ अगर काटेंगे तो भी हमारा फंक्शन 1 1।
ठीक ना। तो ये सारा ऐसा इंटरवल है जैसे कि -π/2 से π/2 के बीच में, π/2 से 3π/2 के, 3π/2 से 5π/2 के बीच में, इस इंटरवल में साइन हमारा 1 1 फंक्शन होता है, यानी इन्वर्टिबल होता है, क्योंकि 1 1 बन जाएगा तो इन्वर्टिबल तो होगा ही, ऑन टू तो है ही। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे और यही इसका औकात बन जाता है। आपको इसके बाद आगे इसका बताएंगे डोमेन रेंज, पहले तक ग्राफ बताएंगे उसके बाद डोमेन रेंज बताएंगे, चाहे हो सके तो पहले डोमेन रेंज ही बता देंगे। देखिए जरा सा, अगर इसका हम बात करें तो यहाँ पर ये कहाँ पर इन्वर्टिबल होगा, y बराबर साइन x इज इन्वर्टिबल इन कहाँ पर, देखिए जरा सा, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में इन्वर्टिबल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में होगा कि नहीं, होगा। 3π/2 से लेकर के 5π/2 के बीच में होगा कि नहीं, होगा। -π/2 से π/2 के बीच में, π/2 से 3π/2 के बीच में, 3π/2 से 5π/2 के बीच में, निगेटिव में भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए -π/2 से लेकर के कहाँ तक, -π/2 से लेकर के -3π/2 के बीच में ये इन्वर्टिबल होगा। डॉट 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 आगे जितना मर्जी उतना लिखते जाइए। ये सब इस सब इंटरवल में वो क्या है, इन्वर्टिबल है। मतलब इतना इंटरवल का अगर ग्राफ लेते हैं हम लोग साइन का तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब क्लियर है इन्वर्टिबल कहाँ पर होगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हम लोग कि इतना ही दूर का ग्राफ हम लोग लेंगे साइन का तब ये इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। उसमें भी इस सारे वैल्यू में इस वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन वाले वैल्यू को, जो जिस वैल्यू में ओरिजिन इंक्लूड होता है, जिस वैल्यू में, ये सब इसका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। इस सबको क्या बोलते हैं, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, इस सबको वो वैल्यू बोलते हैं, वैसा इंटरवल जिसमें ये साइन क्या हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। और इस वैल्यू को, जिस वैल्यू में ओरिजिन इंक्लूड होगा, चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, कॉट का हो, सेक का हो या कॉस का हो, जिसमें ओरिजिन इंक्लूड होगा, क्योंकि ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होता है, उस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक ना, ये इसका क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन का ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। इसी में क्या हमारा -π/2 से लेकर के π/2 जो है ये क्लोज इंटरवल है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये मत समझिएगा कि ये 100 के लिए लिखे हैं, चाहे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये क्लोज इंटरवल है। -π/2 से π/2 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, क्योंकि ये साइन का इन्वर्टिबल फंक्शन था इसलिए यहाँ पर हम लिखे साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत है, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। किसी को भी इसमें 1% भी अगर दिक्कत है तो बोलिए, मैं इसको फिर से एक बार समझाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ग्राफ जब अभी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये वैल्यू निकालना अगर आप समझ गए कि ग्राफ को कहाँ से ब्रेक करेंगे कि वो हमारा इन्वर्टिबल बन जाएगा, तो आप बहुत, आपका थिंकिंग लेवल बहुत हाई है, समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे के लेक्चर पर, मतलब इसके आगे के पार्ट को हम लोग लेकर के आ रहे हैं। चलिए, तो अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक हमारा ITF के ग्राफ से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में, मुझे तो आता है। अब आप सीखो, उसके बाद आपको आया या नहीं वो तो आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, अभी का टॉपिक है हमारा, अभी का टॉपिक है हाउ टू गेट ग्राफ ऑफ ITF का ग्राफ हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ का कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास उसका वैल्यू निकालने आना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं निकालने आएगा तो हम उसके ग्राफ को नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि हम लोग को अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकालने नहीं आता है, इसीलिए अभी जो हम लोग ग्राफ सीख रहे हैं, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के हेल्प से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का निकालना सीख रहे हैं। क्लियर है, उसके बाद हम लोग वैल्यू पर भी निकाल करके देखेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, उस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ और उसी के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होता है अबाउट लाइन y बराबर x। जैसे कि देखिए, अगर किसी भी चीज़ का मिरर इमेज हम बात करें, ये अगर हमारा मिरर है, हम इसमें अगर हम अपना शक्ल देखेंगे तो हमारा जो ये लेफ्ट में है, ये हमारा जो राइट में है, उधर के लेफ्ट में होगा। मिरर इमेज में आप भी जानते हैं हमारा राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, ऐसा होता है ना। इसी तरीके से मिरर इमेज, जैसे कि देखिए, अगर ग्राफ की बात करें, मान लीजिए कि हम ये एक बात बता रहे हैं, ये हमारा एक लाइन है, मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, ये मॉड का ग्राफ होता है ना। अब अगर हम आपको कहें कि इसका मिरर इमेज बनाइए अबाउट लाइन किसके, एक्स एक्सिस के अबाउट में, तो आप समझिए कि ये अगर मिरर है तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसके जस्ट अपोजिट में ऐसे बनेगा कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या।
तो इसी तरीके से मिरर इमेज डिपेंड करता है कि आप मिरर किसको बना रहे हैं। हम यहाँ पर मिरर किसको बनाए, एक्सिस को, तो इसलिए हमारा मिरर इमेज ये बना है। अगर कोई और एक्सिस होता तो कुछ और एंगल आता, मतलब कुछ और तरीके से हमारा आता इमेज, ठीक है। तो कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ trigonometric function and inverse trigonometric function, graph of trigonometric function and inverse trigonometric function is the mirror image of each other। एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि एक दूसरे का मिरर इमेज होने के साथ यहाँ पर मिरर का काम कौन करता है आपको पता है, अबाउट लाइन y बराबर x। ये प्रोसेस में नहीं है, ये बस एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले ही बता दिए हैं। हम इसको बाद में लिखाते ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी तो हम लोग को पढ़ना है कि हाउ टू गेट ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लियर है आपका, ये इसको याद रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। और किसके मिरर इमेज होता है, अबाउट लाइन y बराबर x। यानी यहाँ पर मिरर का काम कौन कर रहा है, y बराबर x का जो ग्राफ होता है ना, y बराबर x का ग्राफ ऐसे होता है, देख लीजिए आपको बता दे रहे हैं। ये लाइन जो होता है ना, ये लाइन, इसको हम लोग y बराबर x का ग्राफ कहते हैं, जो ओरिजिन से पास करता है 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से पॉइंट होता है। क्लियर है। चलिए तो अब पढ़ते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस लगाएंगे, क्या स्टेप लगाएंगे कि हमको इन्वर्स का ग्राफ मिल जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में क्या स्टेप आप उठाइएगा, कदम क्या उठाइएगा कि आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। TF का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझिएगा। स्टेप 2 में क्या कदम उठाइएगा, स्टेप 2 में जो कदम उठाइएगा वो आपका हो जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन घुमा दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो इसको क्या कीजिए, ऐसे एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली, देखिएगा। एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में ऐसे 90 डिग्री घुमा दीजिए। एक्स एक्सिस के जगह पर वाई एक्सिस चला जाएगा, वाई एक्सिस के जगह पर एक्स एक्सिस। ध्यान में क्या रखना है, हमको एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉक बाई डायरेक्शन में नहीं घुमाना है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, रोटेट द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, rotate the graph of trigonometric function in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction through origin, मतलब ओरिजिन को जहाँ रखना है वहीं पर रहने दीजिएगा, ओरिजिन एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इसको घुमाना है, ठीक है। दिखा रहा हूँ आपको, चिंता मत कीजिए। स्टेप 3 में क्या काम करेंगे, स्टेप 3 में जो काम करेंगे यही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज, जो आपको प्राप्त होगा ना, जो आपको यहाँ पर आएगा, उसके बाद रोटेशन करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन लीजिएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब यही ना होता है, मतलब उसका इमेज ले लीजिए आप, ठीक ना। टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ आपको आएगा ऑफ ऑब्टेन ग्राफ, ठीक है। देखिए आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1 में, जैसे कि यहाँ पर हम y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, केवल इसके इंटरवल में जहाँ पर ये इन्वर्टिबल है वहीं पर, उससे ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ देखिए किस तरीके से होगा आपका। कितना में लेना है हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू पर लेंगे तो कितना होगा, 0 से π/2, 0 से π/2, यही ना, 0 से π/2, इधर आया 0 से π/2, यहाँ पर क्या वैल्यू होता है π/2, और यहाँ से इधर 0 से π/2, थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंचा गया, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर -π/2 पर, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये x डैश है,
ये वाई डैश और यहाँ ओरिजिन है। अच्छे से देखिएगा इसको, यहाँ पर आपका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर आपका -1 होता है। थोड़ा छोटा होने के चलते घिंच पिच हो गया होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक ना। आप इसको आपको बनाना है y बराबर साइन एक्स का था, ये हमको बनाना है y बराबर साइन इनवर्स x का। देखिए इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। एक कोई भी ट्रांसपेरेंट पेपर या पन्नी लीजिएगा, पॉलीथीन जो होता है वो पन्नी ट्रांसपेरेंट जो कि थोड़ा सा टाइटली हो, ठीक ना। मैं एक लाया हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसी पर क्या कीजिएगा, जैसे कि देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट पन्नी है, रिफ्लेक्शन लेने में बहुत आसानी, मतलब इससे बहुत आसानी होगी। जैसे कि इसका अगर रिफ्लेक्शन लेना है तो सीधा एक बार पलट दीजिए, ऐसे पलटिएगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कैसे, जो हमारे राइट में है वो लेफ्ट में चला जा रहा है ना। देखिए रिफ्लेक्शन लेने की मतलब सीधे क्या है, एक बार पलट दीजिएगा तो जो राइट में वो लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। तो देखिए हम आपको इस पर दिखा रहे हैं, इस पर ग्राफ दिख जाएगा ना आपको, तो यहाँ पर आप आसानी से बना लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स ले रहे हैं। साइन का ग्राफ देखिए, साइन का ग्राफ कैसा है आपका, यही ना है। यहाँ पर ये π/2 पर और यहाँ पर ये -π/2 पर, ये π/2 और यहाँ पर ये -π/2 पर। अब आपको क्या काम करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस 2 स्टेप को फॉलो करना है। हमने जो कहा है उसको कीजिए। क्या कीजिएगा, इसको, इस ग्राफ को आप एक बार 90 डिग्री घुमा दीजिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ये आपका ओरिजिन है, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। क्लॉक बाई डायरेक्शन होता है तो इस तरीके से, घड़ी ऐसे चलता है, और एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन मतलब इस तरीके से घुमाइएगा। तो इसको एक बार घुमाइए 90 डिग्री एंगल पर, घुमा दिए, ये हो गया आपका। और इसका क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना था। रिफ्लेक्शन मतलब जो हमारे राइट में अभी वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो देखिए रिफ्लेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से चला जाएगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा ग्राफ। यही ग्राफ है आपका। ट्रांसपेरेंट इसीलिए बोले थे कि आपको पीछे से दिखिए, ठीक ना, पलट भी दिए तो ग्राफ दिख रहा है ना। तो आप बताइए इसका ग्राफ कैसा हो गया। हम यहाँ पर आपको बना करके अब दिखा रहे हैं, ये ग्राफ ऐसा है ना, तो ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ बना दीजिए, वही आपका इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। ये आपका x y x डैश y, यहाँ पर ओरिजिन, और देखिए क्या है, इधर से ऐसे आ रहा है, यानी ऊपर से जाएगा, ज़्यादा इधर ले मर गया, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा समझदार है, आप लोग भी, हम भी समझदार है। यहाँ पर π/2, यहाँ पर कितना -π/2, और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये कितना -1। देख लीजिए, इसमें डोमेन था वो इसमें रेंज बन गया, जो इसमें रेंज था वो इसमें डोमेन बन गया। क्लियर है ना। अब आपके मन में एक सवाल खटक रहा होगा, देखिए सर ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है और ये y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आपके मन में एक सवाल खटक रहा होगा, सर जो ये पॉइंट लिखा है ना आप, द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। इस बात को तो नहीं दिखाइए तक ग्राफ पर। देखिए हम आपको ग्राफ पर आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए एक साथ अगर हम ग्राफ को अगर कंबाइन करके लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस में इधर देखिए हम बना रहे हैं, साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर एक साथ ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ आप कैसे लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, और साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे लीजिएगा आप, ये जो अभी लिए हैं ये वाला, ठीक ना। थोड़ा सा छोटा ग्राफ होने की वजह से मैं आपको पूरा क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये सही है ये, ठीक है। देखिए और एक बीच से एक लाइन गुजरेगा, जो लाइन क्या हो जाएगा हमारा, ये y बराबर x लाइन है, x डैश y डैश। क्लियर है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के मिरर इमेज होता है, दोनों का ग्राफ जो होता है। क्लियर हो पा रहा है या नहीं। देखिए ये जो ग्राफ है आपका, ये आपका y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, और ये जो आपका है ये y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भाई, इसको इतना हल्के में मत लेना। कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। चलिए अब इसके आधार पर अगर हम आपको दूसरा नंबर बोले कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ दिखाइए हमको ड्रॉ करके। तो देखिए हम कॉस का नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट कॉस इनवर्स का आपको बना करके दिखा रहे हैं। क्या करेंगे इसमें, इसको मिटा ले रहे हैं, चलिए अब देखिए इस पर क्या कीजिएगा, पहले आप कॉस का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, और कॉस को एक बार क्या कीजिएगा, कॉस के ग्राफ को एक बार 90 डिग्री एंगल पर घुमा दीजिएगा एंटी क्लॉक में, और इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिएगा ऐसे पलट करके। क्लियर है। चलिए तो देखिए कॉस का ग्राफ पहले बनाते हैं। कॉस का ग्राफ बनाने आता है आप लोगों को। कॉस का ग्राफ कैसे होता है,
एक सीधा सा लाइन होता है एक्स एक्सिस, दूसरा सीधा सा लाइन होता है हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। और कॉस का ग्राफ कहाँ तक होगा पता है? इसका इन्वर्टिबल जो होता है वो हमारा 0 से पाई के बीच में होता है, इस बात को याद रखिएगा, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में यहाँ तक आता है ये ग्राफ ऐसे, ठीक है। आप देख लीजिएगा यहीं पर कट होगा, ये थोड़ा सा हमको बता देना चाहिए था। ये आपका कहाँ पर आता है? ये पाई पर आता है, और ये 0 से पाई के बीच में ये इन्वर्टिबल, इधर ध्यान दीजिए ऐसे में, वहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये 0 से पाई के बीच में इन्वर्टिबल होता है। अब क्या करना है इसको ग्राफ के लिए? आपको 90 डिग्री घुमाना है और रिफ्लेक्शन ले लेना है। रिफ्लेक्शन ले लेना मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्शन ले लेना था। ग्राफ क्या बन जाएगा देखिए जरा सा, ऊपर से आएगा नीचे, यहाँ पर 1 पॉइंट पर कट करेगा। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये 1 होता है, 1 पर ये कटता है, ठीक है। और सॉरी एक कर रहे हैं यहाँ पर ये π/2 पर कटता है, ठीक है, यहाँ पर पाई होता है। तो इसका ग्राफ के लिए ये y बराबर cos x का ग्राफ है, एक बार ऐसे घुमाएंगे और इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए जरा सा, ये आपका रिफ्लेक्शन लेने से क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा आपका ग्राफ। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, बीच में कट करेगा, ठीक है। ये कहाँ पर कट करेगा? ये आपको कट करेगा पाई पर, ये हमारा पाई होता है, बीच में π/2 होता है, ये ओरिजिन होता है, और ये कहाँ पर मिलता है? ये 1 पर मैच करता है, यहाँ पर 1 पर रहता है, तो ये आपका 1 हो गया, x y x डैश y डैश। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आधार पर आप हमको बताइए, डोमेन और रेंज आप खुद से लिख सकते हैं। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जितना दूर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल है, जितना उसका प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू जो अभी बताया ना, वही उसका रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। कभी भी किसी फंक्शन का ग्राफ देखने के लिए, सॉरी डोमेन और रेंज देखने के लिए याद रखिएगा कि डोमेन हम लोग कहाँ पर देखते हैं? एक्स एक्सिस पर, और रेंज हमेशा कहाँ पर देखते हैं? वाई एक्सिस पर। आप बताइए तो साइन इनवर्स का डोमेन आपको बताएंगे तो कितना? -1 से 1, और रेंज कहाँ पर? -π/2 से लेकर के π/2 तक, और रेंज को ही हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहते हैं। इज दैट क्लियर? आपका अब होमवर्क रह जाएगा, 1 नंबर साइन इनवर्स का खींच लिए, दूसरा नंबर कॉस इनवर्स का खींच लिए, तीसरा आप tan का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का आप बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनेगा तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर जब चलेंगे तो उसको और सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आपको डोमेन और रेंज थोड़ा सा हमको बताना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो डोमेन रेंज ऑफ ITF, ठीक ना, डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। बस इसी को सिर्फ लिखने वाले हम लोग। इसके बाद इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो हम कल से प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज का ये हमारा केवल थ्योरी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए फंक्शन इधर लेंगे, फंक्शन कितने हमारे पास? 6, y बराबर साइन इनवर्स x, दूसरा y बराबर कॉस इनवर्स x, तीसरा y बराबर टेन इनवर्स x, चौथा y बराबर कॉट इनवर्स x, पांचवा y बराबर सेक इनवर्स x, छठा y बराबर कॉसेक इनवर्स x। ये 6 फंक्शन है हमारे पास। अब इसका एक तरफ डोमेन और दूसरी तरफ रेंज। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज में कन्फ्यूजन हो ना, तो अभी बताया था, याद कीजिए नोट करके, कि जो नॉर्मल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इनवर्स का रेंज बन जाता है। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। इसके डोमेन के लिए साइन का रेंज याद है आपको? साइन का मैक्सिमम रेंज कितना होता है? +1, और मिनिमम कितना होता है? -1। इसलिए साइन इनवर्स का डोमेन जो बन जाता है कितना हो जाता है? -1 से लेकर के 1 तक, क्लोज इंटरवल में। कॉस का भी सेम साइन की तरह होता है, -1 से 1 तक। tan का जो होता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर। आपको पता है कि tan में ग्राफ कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, इधर -∞ तक जाता है। इसलिए tan का जो tan का जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है, इसलिए tan इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और इसी को आप कह सकते हैं -∞ से ∞ तक। कॉट का भी होता है रियल नंबर, इसी को आप कह सकते हैं -∞ से ∞। सेक का जो होता है वो रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच का वैल्यू घटा देते हैं, क्योंकि सेक का ग्राफ और कॉसेक का ग्राफ जो होता है साइन के ग्राफ के ऊपर होता है, ठीक ना। किसी भी आप देख लीजिए, सेक के कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता ही नहीं है। कॉसेक में भी जो होता है r -1 से लेकर के 1 तक। क्लियर है? और रेंज ये लिखना तो बहुत ही आसान है।
जो प्रिंसिपल वैल्यू आपको, इसी का नाम होता है, रेंज का ही दूसरा नाम क्या है और करके लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, रेंज का ही दूसरा नाम प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहता है। साइन कहाँ तक औकात है इसका, कहाँ तक ये हिल डोल कर सकता है, -π/2 से π/2 के बीच में। कॉस कहाँ तक जा सकता है, 0 से पाई के बीच में। tan कहाँ तक जा सकता है, tan जो जा सकता है वो -π/2 से π/2 के बीच में जा सकता है, -π/2 से π/2 के बीच में जा सकता है, लेकिन -π/2 और π/2 को टच नहीं करता है ग्राफ, इसलिए यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, हाँ बस 2 मिनट। कॉट का क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, कॉट का -π/2 से π/2। सेक का क्या हो जाएगा, सेक का कॉस की तरह हो जाएगा ओपन इंटरवल में, सॉरी क्लोज इंटरवल में 0 से पाई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सेक जो होता है π/2 पर इन्फिनिटी होता है, इसलिए π/2 को हटा देते इसमें से। और कॉसेक का जो होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 और इसके बीच का वैल्यू क्या हो, 0। सेक 0 डिग्री पर अनडिफाइन होता है, इसलिए 0 वाला हटा देते हैं। एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि एक बात याद रखिएगा कि इतना भी आई है, ये वाला पार्ट इतना भी आई है स्टेट बोर्ड के लिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए, ITF का जान है ये। ठीक है, ITF का जान होता है ये। अगर ये आप भूल गए तो आप ITF में बहुत जगह अटकोगे, हद से ज़्यादा अटकोगे। ठीक ना, इसलिए याद रखिएगा। इसको हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो हम बताते हैं कि ये ITF का औकात है कि साइन इनवर्स का औकात कितना, -π/2 से π/2, ये इससे बाहर इंक्रीज नहीं, मतलब नहीं जा सकता है। कॉस इनवर्स का औकात है 0 से पाई, tan का -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, कॉट का -π/2 से सॉरी ये मिस हो गया, कॉट का कॉस की तरह होता है, ये 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, और सेक का जो होता है वो कॉस की तरह, लेकिन इसके बीच वाला वैल्यू को हटा देते हैं, और कॉसेक का जो होता है साइन की तरह बीच वाला वैल्यू को हटा देते हैं। क्लियर है, इसमें 1 एक पर एक फ्री है, समझ लीजिए ना। ये साइन वाला, tan वाला और कॉसेक वाला तीनों एक जैसा है, और ये वाला कॉस वाला, कॉट वाला और सेक वाला एक जैसा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है, कैसे निकलता है, इस पर हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं और आगे थ्योरी को देखने वाले हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।